नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। 20 जनवरी को छत्तीसगढ़ आएंगे उपराष्ट्रपति। बता दें कि 21 जनवरी को अमित शाह आएंगे छत्तीसगढ़। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां 20 जनवरी को छत्तीसगढ़ आएंगे उपराष्ट्रपति। 21 जनवरी को अमित शाह का दौरा है छत्तीसगढ़ में। विधानसभा के प्रबोधन कार्यक्रम में होंगे शामिल और विधायकों मंत्रियों से करेंगे संसदीय चर्चा। तो विधानसभा के प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं और जगदीप धनखड़ का भी ऐसे में दौरा है छत्तीसगढ़ का। बता दें, विधायकों और मंत्रियों से सीधे संसदीय चर्चा करेंगे और 21 जनवरी को अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। तो वहीं 20 जनवरी को उपराष्ट्रपति आएंगे छत्तीसगढ़। विकास यादव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विकास, दो अहम दौरे दो नेताओं के। उपराष्ट्रपति धनखड़ जो है 20 जनवरी को राजधानी रायपुर आएंगे, जहां पर जो है वे विधानसभा में जो होने वाले 9 विधायकों के प्रबोधन समारोह सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही जो है 21 जनवरी को जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रायपुर आएंगे। वे भी जो है विधानसभा के 9 विधायकों के दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे विकास को। तकनीकी खामी है, ऐसे में 20 जनवरी को बता दें कि छत्तीसगढ़ आने वाले हैं उपराष्ट्रपति। तो 21 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह आएंगे छत्तीसगढ़ और संसदीय चर्चा इस दौरान विधायकों से सीधे हो पाएगी। मंत्रियों से भी सीधे संसदीय चर्चा जो है वो गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो दो अहम दौरे होने वाले हैं 20 और 21 तारीख को। ऐसे में बता दें कि लोकसभा चुनाव का भी रोड मैप गृह मंत्री अमित शाह तैयार कर सकते हैं। किस तरीके से क्या प्रदर्शन विधायकों को देना होगा और क्या रोड मैप होगा, इन सब पर मंथन और कार्य योजना बनाई जा सकती है। तो विधायकों और मंत्रियों से सीधे संवाद, संसदीय चर्चा जो है वो गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। 21 तारीख का दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का। 20 जनवरी को छत्तीसगढ़ आएंगे उपराष्ट्रपति। एक बार फिर से विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संसदीय चर्चा विधायकों और मंत्रियों से होगी फिर विकास। देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 और 21 तारीख को रायपुर आ रहे हैं। बता देना चाहूंगी कि प्रदेश के विधायकों की पाठशाला राजधानी रायपुर के विधानसभा परिसर में लगी, जहां पे जो है जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति है देश के, और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री, दोनों जो है 9 भाजपा विधायकों की जो है क्लास लेंगे। साथ ही जो है विधानसभा से रिलेटेड जो कई सारे जो उनके सुझाव और जो प्रश्न है उन पर जो है जानकारी देंगे। बता देना चाहूंगा कि विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने यह जानकारी दी थी कि छत्तीसगढ़ में जो नेताओं को जो है आने का निमंत्रण किया था, जिसके बाद जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रायपुर आकर जो है 9 विधायकों के इस समारोह में शामिल होने का हामी भरी थी। तो उपराष्ट्रपति का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण विकास? देखिए, पहली बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल बाद सरकार बनने के बाद जगदीप धनखड़ जो राजधानी रायपुर आ रही, इस अवसर पर जो है विधानसभा में प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिस पर जो है तकनीकी सत्रों में विधानसभा सदस्यों को संसदीय नियमों, परंपराओं और सदन के सत्र संचालन की पद्धति के बारे में जानकारी दी जाएगी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। जी, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या यहाँ पे कार्य योजना बनाई जा सकती है दौरे में? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है कार्यशाला आयोजित करके कई सारे जो है 9 विधायकों और 9 कार्यकर्ताओं को सम्मेलन और सुझाव दिए जा रहे। यह सब जो सुझाव है और ये जो कार्यशाला जो लगातार आयोजित हो रही है, यह लोकसभा चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार जो भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जीत हुई है, इसको लेकर जो है अब जो है भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आ गई है और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा जीतने के लिए जो है लगातार जो है कई सारे जो कार्यक्रम आयोजित कर रही थी। ठीक है विकास, बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। चलिए अब सीधे चलेंगे जहां पे नासिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। आज भारत एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहा है। आज भारत रिकॉर्ड पेटेंट फाइल कर रहा है। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। तो इसका आधार भारत के युवा है, भारत के युवाओं का सामर्थ्य है। साथियों, समय
हर किसी को अपने जीवन काल में एक सुनहरा मौका जरूर देता है। भारत के युवाओं के लिए समय का वो सुनहरा मौका अभी है। अमृत काल का ये कालखंड है। आज आपके पास मौका है इतिहास बनाने का, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का। आप याद करिए, आज भी हम सर एम विश्वेश्वरैया की याद में इंजीनियर्स डे मनाते हैं। उन्होंने 19वीं और 12वीं शताब्दी में अपना जो इंजीनियरिंग कौशल दिखाया, उसका आज भी मुकाबला मुश्किल है। आज भी हम मेजर ध्यानचंद को याद करते हैं। उन्होंने हॉकी की स्टिक से जो जादू दिखाया, वो आज तक लोग भूल नहीं पाए हैं। आज भी हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों को याद करते हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से अंग्रेजों को पस्त करके रख दिया था। आज हम महाराष्ट्र की वीर भूमि पर हैं। आज भी हम सभी महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण का एक माध्यम बनाया। आजादी के पहले के कालखंड में ऐसे सभी महान व्यक्तित्वों ने देश के लिए काम किया। वो जिए तो देश के लिए, वो जूझे तो देश के लिए, उन्होंने सपने संजोए तो देश के लिए, उन्होंने संकल्प किए तो देश के लिए, और उन्होंने देश को नई दिशा दिखाई। अब अमृत काल के इस कालखंड में आज वो दायित्व आप सभी मेरे युवा साथियों के कंधों पर है। अब आपको अमृत काल में भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। आप ऐसा काम करिए कि अगली शताब्दी में उस वक्त की पीढ़ी आपको याद करे, आपके पराक्रम को याद करे। आप अपने नाम को भारत और पूरी दुनिया में, दुनिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिख सकते हैं। इसलिए मैं आपको 21वीं सदी के भारत की सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी मानता हूं। मैं जानता हूं आप ये कर सकते हैं। भारत के युवा ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। मेरा सबसे ज्यादा भरोसा आप सभी पर है, भारत के युवाओं पर है। मैं मेरा युवा भारत संगठन से जिस तेजी के साथ देश के कोने कोने में युवा जुड़ रहे हैं, उससे भी बहुत उत्साहित हूं। मेरा युवा भारत, माय भारत संगठन की स्थापना के बाद ये पहला युवा दिवस है। अभी संगठन को बने
75 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और 1,10,00,000 के आसपास युवा इसमें अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं। मुझे विश्वास है आपका सामर्थ्य, आपका सेवा भाव देश को, समाज को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। आपका प्रयास, आपका परिश्रम युवा भारत की शक्ति का पूरी दुनिया में परचम लहराएगा। मैं माय भारत संगठन में रजिस्टर कराने वाले सभी युवाओं का आज विशेष अभिनंदन करता हूं और मैं देख रहा हूं माय भारत में रजिस्ट्रेशन में हमारे युवा और हमारी युवतियां दोनों के बीच में कंपटीशन चलती है, कौन ज्यादा रजिस्ट्री करवाए। कभी युवक आगे निकल जाते हैं, कभी युवतियां आगे निकल जाती हैं। बड़ी जोरों की स्पर्धा चल रही है। साथियों, हमारी सरकार को अब 10 साल हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में हमने पूरा प्रयास किया है कि युवाओं को खुला आसमान दे, युवाओं के सामने आने वाली हर रुकावट को दूर करें। आज चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, एंटरप्रेन्योरशिप या इमर्जिंग सेक्टर्स हो, स्टार्टअप्स हो, स्किल्स या स्पोर्ट्स हो, देश के युवाओं को सपोर्ट करने के लिए हर क्षेत्र में एक आधुनिक, डायनेमिक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। आपको 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। युवाओं के लिए अब देश में आधुनिक स्किलिंग इकोसिस्टम भी तैयार हो रहा है। हाथ के हुनर से कमाल करने वाले नौजवानों की मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। पीएम कौशल विकास योजना की मदद से करोड़ों युवाओं को स्किल से जोड़ा गया है। देश में नए आईआईटी, नए एनआईटी लगातार खुलते जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत को एक स्किल्ड फोर्स के रूप में देख रही है। विदेश में हमारे युवा अपना कौशल दिखाया पाए, इसके लिए सरकार विदेश जाने वाले युवाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। फ्रांस, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ऑस्ट्रिया जैसे अनेक देशों के साथ सरकार ने जो मोबिलिटी समझौते किए हैं, उसका बड़ा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। साथियों, युवाओं के लिए नए अवसरों का आसमान खोला जाए, सरकार इसके लिए हर क्षेत्र में पूरी शक्ति से काम कर रही है। देश में ड्रोन सेक्टर के लिए नियम सरल बनाए गए हैं। सरकार आज एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर्स को प्रमोट कर रही है। एटॉमिक सेक्टर, स्पेस और मैपिंग सेक्टर को भी खोला गया है। आज हर क्षेत्र में पिछली सरकारों से 2 गुनी, 3 गुनी रफ्तार से काम किया जा रहा है। ये जो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं,
वो किसके लिए है? आपके लिए, भारत के युवाओं के लिए। ये जो नई नई वंदे भारत ट्रेनें चल रही है, वो किसकी सहूलियत के लिए? आपके लिए, भारत के युवाओं के लिए। हमारे लोग विदेश जाते थे, वहां के पोर्ट, वहां के एयरपोर्ट देखकर सोचते थे कि भारत में ऐसा कब होगा। आज भारत के एयरपोर्ट्स दुनिया के बड़े से बड़े एयरपोर्ट का मुकाबला कर रहे हैं। कोरोना के समय आपने देखा है, विदेशों में वैक्सीन के सर्टिफिकेट के नाम पर कागज थमाया जाता। ये भारत है जिसने हर भारतवासी को वैक्सीन लगाने के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट दिया। आज दुनिया के कितने ही बड़े देश हैं जहां पर लोग मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचते हैं। वहीं आप भारत के युवा हैं जो इतना सस्ता मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं कि दुनिया के लोगों के लिए अजूबा है, कल्पना से परे है। साथियों, आज देश का मिजाज भी युवा है और देश का अंदाज भी युवा है। और जो युवा होता है वो पीछे नहीं छोड़ता, पीछे नहीं चलता, वो स्वयं लीड करता है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी भारत फ्रंट से लीड कर रहा है। चंद्रयान और आदित्य L1, उसकी सफलता हमारी आंखों के सामने है। मेड इन इंडिया INS विक्रांत जब समंदर की लहरों से टकराता है तो हम सभी का सीना चौड़ा हो जाता है। जब लाल किले से मेड इन इंडिया तोप गरजती है तो देश में एक नई चेतना जग जाती है। जब भारत में बना फाइटर प्लेन तेजस आसमान की ऊंचाई नापता है तो हम गर्व से भर जाते हैं। आज भारत में बड़े बड़े मॉल से लेकर छोटी छोटी दुकान तक हर तरफ UPI का इस्तेमाल हो रहा है और दुनिया हैरान है। अमृतकाल का आरंभ गौरव से भरा हुआ है। अब आप युवाओं को इस अमृतकाल में इससे भी आगे लेकर जाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है। साथियों, आपके लिए ये समय सपनों को विस्तार देने का समय है। अब हमें केवल समस्याओं के समाधान नहीं खोजने हैं, हमें केवल चुनौतियों पर विजय नहीं पानी है, हमें खुद अपने लिए नए चैलेंजेस तय करने होंगे। हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य सामने रखा है। हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के सपने को सिद्धि देनी है। हमें सर्विसेज और IT सेक्टर की तरह भारत को विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाना है। इन आकांक्षाओं के साथ साथ भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारियां भी है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती हो, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना हो, हमें लक्ष्य बनाकर तय समय में इन्हें प्राप्त करना है। साथियों, अमृतकाल की आज की युवा पीढ़ी पर मेरे विश्वास की एक और वजह है और वो खास वजह है। इस कालखंड में देश में वो युवा पीढ़ी तैयार हो रही है जो गुलामी के दबाव और प्रभाव से पूरी तरह मुक्त है। इस पीढ़ी का युवा खुलकर कह रहा है, विकास भी और विरासत भी
तो नासिक से राष्ट्रीय युवा दिवस पर पीएम मोदी को सुन रहे थे कि किस तरीके से युवा हर क्षेत्र में आगे चल रहा है और एक इतिहास जरूर सबको बनाना चाहिए ताकि आने वाले इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज हो सके। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोयला घोटाले मामले में रायपुर केंद्रीय जेल में बंद आरोपित से ईडी तीसरे दिन भी पूछताछ करेगी। विशेष कोर्ट ने ईडी को आरोपियों से 16 जनवरी तक पूछताछ की अनुमति दी है। आपको बता दें कि विशेष कोर्ट ने देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका पिछले दिनों खारिज कर दी थी। अब जांच के घेरे में आए इन नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बताया जा रहा है कि ईडी के हाथ अहम दस्तावेज लगे हैं। आगामी दिनों में कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। गौरतलब है कि ईडी ने विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत के समक्ष आवेदन पेश कर जेल में बंद आरोपियों से एक बार फिर से पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी, जिस पर न्यायाधीश ने 16 जनवरी तक पूछताछ करने की अनुमति दी है। और छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की एंट्री के साथ ही 25 मरीजों में यह वायरस मिला है। एम्स की बायोलॉजी विभाग से नए वेरिएंट की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भेज दी गई है, जिसमें लैब में 40 से ज्यादा मरीजों के सैंपल की जांच की गई थी। इनमें 2 दर्जन से ज्यादा नया वेरिएंट मिला है। और सूरजपुर जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर ही दूरी पर स्थित है, लेकिन जिला मुख्यालय से लगे होने के बावजूद भी यहां रहने वाले पंडो जनजाति के लोगों को ना तो अब तक सड़क और पुलिया नसीब हो पाई है और ना ही बिजली। बता दें कि सरकारें आई और चली गई, वोटों के लिए वादे और दावे भी खूब हुए, लेकिन यहां रहने वाले लोगों का विकास अब तक नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि यहाँ के रहवासी आज भी विकास को लेकर शासन प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। वही जब यह मामला जिले के कलेक्ट्रेट रोहित व्यास के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा है कि मामला मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। तभी उन्होंने जिला पंचायत के सीईओ को निर्देशित किया कि वहां का निरीक्षण कराया और जो भी समस्याएं हैं, साथ ही कहा है कि उनको जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास प्रशासन करेगा। मामला बेलटिकरी गांव के पंडोपारा बस्ती का बताया जा रहा है। अभी आप ही लोगों के माध्यम से ये मुझे सूचना मिली है, तो बेलटिकरी गांव के लिए मैं जिला पंचायत सीईओ को बोलूँगा कि एक बार वहाँ पर अपने इंजीनियरों को भेज के पूरा परीक्षण करवा लें और जो भी वहाँ पर मूलभूत सुविधा की कमी है उसको हम पूर्ति करेंगे और अगर सड़क की दिक्कत है तो उसका प्रस्ताव बना के शासन को भेजेंगे। सर, ये पंडोपारा में बिजली नहीं है और रोड भी नहीं बना है। हमको आने जाने में तकलीफ होता है और यहाँ से 500 किलोमीटर दूर वहाँ लाइट लगा है, वहाँ से हम लोग खींच के लाए हैं लकड़ी उकड़ी से गाड़ के, तो वो भी टूट जाता है तूफान में और बरसात का सीजन में भी टूट जाता है और तार भी टूट जाता है, तो हम लोग को भी लाइट रहता है तो जोड़ने में परेशानी होता है। सर, हमारे यहाँ लगभग पंडोपारा एक बस्ती है जो 15-20 घर है, उनके यहाँ 500 मीटर के आसपास बिजली पहुंचा हुआ है, लेकिन घर तक नहीं पहुंचा है पारे में। तो लोग खींच खांच के लाए हैं तारू अपने जुगाड़ बना के, लेकिन बरसात के दिनों में जो खंभा गाड़े रहते हैं लकड़ी का, वो गिर जाता है। खबर कोरबा से है, जहां कोयला खदानों और आवासीय परिसरों में अपराध बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए जेसीसी के पदाधिकारी ने कोरबा एसपी को ज्ञापन सौंपा और बढ़ते अपराधों की रोकथाम की मांग की है। साथ ही मानिकपुर पुलिस के ढीले रवैये को लेकर शिकायत की गई है। कोरबा एसपी ने जेसीसी के सदस्यों को इस पर रोकथाम का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि कोरबा में तमाम कोयला खदानों में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। आलम यह है कि अपराधी पूरे गिरोह के साथ रात के अंधेरे में लाठी डंडों और हथियारों से लैस होकर खदानों के अंदर खड़ी मशीनों से डीजल चोरी से लेकर लोहे के सामान मशीन के पार्ट्स चोरी कर ले जाते हैं। इन अपराधियों को खदानों में तैनात CISF के जवानों का भी खौफ नहीं रहता।
खबर कांकेर से है, जहां सरकार बदलते ही हसदेव के जंगल में पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। वहीं जंगल को बचाने वहां के आदिवासी हसदेव बचाओ संगठन और कई सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं और हसदेव के आंदोलन की चिंगारी अब बस्तर तक पहुंच गई है। बता दें कि हसदेव राज्य क्षेत्र 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहां के ग्राम सभाओं ने पिछले 1 दशक से कोयला खनन परियोजना का विरोध किया है। आज जो दिनांक 11/1/2024 को जो अपन संयुक्त पीएमटी छात्रावास के कांकेर के माध्यम से जो पीजी कॉलेज से लेकर गढ़ी चौक तक हम लोग एक रैली के माध्यम से अपन राज्यपाल और महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी को अपन ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से अपन सौंपे हैं। ये जो लड़ाई है, ये आदिवासियों की लड़ाई आज़ाद भारत में भी सदियों से चलते आ रही है, जल जंगल जमीन को बचाने को लेकर। और आज जो हसदेव जो कि मध्य भारत का जीवन का जो फेफड़ा कहे जाने वाली जो हसदेव जंगल है, इसको बचाना सिर्फ वहाँ के स्थानीय आदिवासियों का ही नहीं है, ये पूरा किसानों का है, बेरोजगारों का है, सभी युवाओं का है, सभी लोगों का है। क्या है कि अगर जंगल नहीं बचेगा तो आने वाला समय में जो आने वाला पीढ़ी को देखें बहुत ही इसका नुकसान या फिर भुगतना पड़ेगा। जगह जगह पर गैस सिलेंडर की गैस ऑक्सीजन जिस दिन नहीं मिलेगी ना, तो फिर जो जैव जो क्या बोलना चाहिए, जानवर जो होती है प्रकृति में रहने वाले, जो हाथी से लेकर जितना भी है, उसको भी प्रभाव पड़ेगा और हम इंसानों को तो प्रभाव पड़ेगा और आदिवासी लड़ते लड़ते तो खत्म हो ही जाएंगे। लेकिन उसके अलावा जो ऑक्सीजन जिस दिन मिलने का बंद होगा, पूरा देश को इसका प्रभाव पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।